हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सोशल साइंस का 2019 में जो पेपर आया था हम उसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या समुद्रगुप्त ने। तो देखिए, गुप्त संवत की बात हो रही है तो पक्का ही ये बात तो फिक्स हो गई कि कोई गुप्त वंश का ही शासक होगा जिसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये तो सीधा ऑप्शन हट गया। अब तीन बचे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। तो गुप्त संवत का प्रारंभ अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो आप लगा देंगे, टाइम पीरियड नहीं पता तो आप नहीं लगा पाएंगे, कंफ्यूज होंगे। फिर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के बारे में पहले हम जान लेते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। 240 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पे ईस्वी पूर्व नहीं लिखा है, ईस्वी लिखा है। तो 240 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना की श्रीगुप्त ने। ये 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनके लड़के हुए घटोत्कच, इन्होंने शासन किया 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है, जब घटोत्कच गए उसके बाद इनका लड़का आया और इनके लड़के का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त का प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। और इन्होंने ही गुप्त संवत का प्रारंभ कराया था। ठीक है, गुप्त संवत की अगर स्थापना पूछी जाए या प्रारंभ पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और याद रखना कि घटोत्कच जो थे और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम जब गए इसके बाद इनके लड़के आए समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए और सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार भी इन्होंने किया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने की थी, कई युद्ध जीते इन्होंने, कई काफ़ी चीज़ें, बहुत फेमस थे ये। ठीक है, भारत का नेपोलियन ऐसे ही नहीं कहा गया इन्हें। ठीक है, BA स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, ये भी चीज़ याद रखना। और क्या था, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो था 335 से लेकर 375 ईस्वी। ठीक है, मतलब लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनके टाइम पे ही हरिसेन थे, इनके दरबारी कवि, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ये चीज़ भी याद रखना, एक नंबर में बुक का नाम पूछ सकता है कि हरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, तो 375 तक ये रहे। उसके बाद आए इनके दो लड़के थे, एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो जो रामगुप्त था वो काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसका जो शासन था वो था 375 से लेकर 380 ईस्वी तक। ठीक है, सिर्फ 5 वर्ष शासन किया था इसने। लेकिन ये इतना कमज़ोर था कि जो शक थे, शक जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने कई बार हमला किया इसके शासन पे, ऐसा बंदी भी बना लिया, तो इसने एक संधि कर ली। और संधि के स्वरूप इसने क्या किया, अपनी जो वाइफ थी उसे सौंप दिया, किसे, शक राजा जो था उसे सौंप दिया। अब लेकिन जो इसका छोटा भाई था वो बहुत गुस्से वाला था, मतलब कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली था। उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। उसने क्या किया, लड़की का रूप धारण किया और गया, अपनी जो भाभी थी उन्हें छुड़ाया। ठीक है, उसके बाद जो शक राजा था उसे भी मार दिया। उसके बाद फिर घर आकर उसने क्या किया, अपने भाई को मार दिया, जो रामगुप्त था उसे मारा। उसके बाद खुद राजा बना और अपनी भाभी से विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी शक्तिशाली थे, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद इन्हीं के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, मतलब 9 दरबारी थे या 9 कह सकते हैं ऐसे लोग थे जो काफ़ी फेमस थे। जिसमें धन्वंतरी थे, ठीक है, जगह कालिदास थे, काफ़ी लोग थे। ठीक है, बराहमिहिर थे, घट घटवर्पर थे, मतलब काफ़ी लोग थे जो काफ़ी फेमस थे, जिन्हें हम लोग नवरत्न के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के शासन में फायान जो था, चीनी यात्री, वो भारत आया था। ये चीज़ भी याद रखना कि फायान किसके समय में भारत आया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो भारत आया था। ठीक है, तो इनका जो शासन था वो था 380 से लेकर 412 ईस्वी तक, 412 या 13 ईस्वी तक। ठीक है, इनका शासन हुआ। उसके बाद कौन आया, तो कुमारगुप्त आए, इनके लड़के थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने भी अपने शासन का विस्तार विस्तार किया। ठीक है, उन्होंने, अब कुमारगुप्त के बारे में जो चीज़ जानने वाली वो ये है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा का नाम आपने सुना होगा, बिहार में है। भारत की पहली यूनिवर्सिटी भी कही जाती है, जिसमें विदेश से लोग पढ़ने आते थे। इसी में हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने उसकी स्थापना की थी 445 ईस्वी में, ये चीज़ भी याद रखना। तो अब बस इतना क्वेश्चन में ये है कि मैंने पूरा गुप्त वंश आपको बता दिया कि गुप्त संवत का जो प्रारंभ था वो किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी घोषणा की, भेरी घोष की, धर्म घोष की, भेरी या तथा धर्म घोष की, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक थे इन्होंने किसकी घोषणा की थी, तो धर्म घोष की घोषणा की थी। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है। भेरी घोष का मतलब ये होता है कि हम ऐसी चीज़ की घोषणा करते हैं जब युद्ध वगैरह हम लड़ने जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं भेरी घोष, कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए फिर नगाड़े वगाड़े बज रहे हैं, ड्रम वगैरह बज रहे हैं, तो वो भेरी घोष कहलाता है। और धर्म घोष क्या कहलाता है, ऐसे धम्म घोष भी कभी लिख के आता है। तो धम्म घोष जो होता है
वो इसलिए कहलाता है कि हमने शांति चाहते हैं, ठीक, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, शांति की स्थापना करना चाहते हैं, तो फिर धर्मघोष आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसकी घोषणा की, तो धर्मघोष की घोषणा की। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कौड़ी, दीनार, निष्क या पर्ण। देखिए इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो अधोलिखित गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है वो है आपकी दीनार। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीनार अगर आपने सुना होगा इससे पहले तो आपको लगता है कि अरब देश की कोई मुद्रा है, ऐसे हम दीनार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दीनार वगैरह वहीं चलती थी, लेकिन ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, सोने की जो मुद्रा चलती थी गुप्त काल में उसे हम लोग दीनार कहते थे, और जो चांदी की मुद्रा चलती थी उसे हम लोग रुपयका कहते थे। ये भी चीज़ याद रखना कि चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे, तो रुपयका। ठीक है, रुपयका कहते थे, ठीक है, चांदी की मुद्रा को, और जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे हम दीनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका कब, 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था, और वो हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, याद कर लेना कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। ठीक है, बहुत बड़ी गलती की थी इन्होंने। ठीक है, कि गौरी को छोड़ दिया इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो हुआ था 1192 में, वो भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी जीता और उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। उसके बाद फिर इनकी आंखें आगे फोड़ दी, ने मार दिया, जो भी हुआ। ठीक है, तो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसके बाद एक युद्ध और याद कर लेना, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। वो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, जयचंद वही हैं जिनकी लड़की से शादी की थी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो जयचंद जो थे वो कन्नौज के राजा थे, और इनके बीच में ये युद्ध हुआ था चंदावर का। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद हार गए थे और मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो पहले तो ये जैन मंदिर है, ये चीज़ याद रखना। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का एक ज़िला है जिसे हम सिरोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिरोही ज़िला है, यहाँ पर ये स्थित है। आपको पता होगा कि माउंट आबू का नाम आपने सुना होगा। अरावली जो पर्वत है, जो पर्वत श्रेणी है अरावली की, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसे माउंट आबू कहते हैं, और उसी के पास में ये स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, और ये एक जैन मंदिर है जिसमें क्या है, टोटल 5 मंदिर हैं। ठीक है, सारे जुड़े जुड़े हैं। ठीक है, एक जिसमें संगमरमर का है, तो इस प्रकार के कुछ मंदिर हैं ये। ठीक है, उन्हीं को दिलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं। और ये बनाया किसने था, तो तेजपाल और वास्तुपाल ने। ठीक है, जो गुजरात के चालुक्य थे उनके ये मंत्री थे, वास्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने ही ये बनाया था। ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर, इतना याद रखना कि माउंट आबू पर ये स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं। ठीक है, जो पल्लव थे इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, इसे हम रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इसमें टोटल 5 रथ थे, जिसमें एक भीम रथ था, मतलब जितने भी पांडव थे उनके नाम पर ये बनाए गए थे, जिसमें भीम रथ था और अर्जुन रथ था। ठीक है, युधिष्ठिर रथ है, ऐसे करके 5 रथ थे। तो उसी को हम रथ मंदिर के नाम से ये फेमस था। और ये किस जगह पर बनवाए थे पल्लवों ने, कांची में, बेंगी में, महाबलीपुरम में या तंजौर में। तो याद रखना जो पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर थे ये कहाँ पर बनवाए थे, तो महाबलीपुरम में बनवाए थे। और महाबलीपुरम को पल्लवों की राजधानी भी कहा जाता है। और महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आज का जो तमिलनाडु है वहाँ पर महाबलीपुरम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है जो गीत गोविंद लिखी है वो किसने लिखी है, तो जयदेव ने। ठीक है, जयदेव इसके रचयिता हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ठीक है, कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा जब हमने संगम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, संगम वंश के बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था वो था कौन, तो कृष्णदेव राय था सबसे शक्तिशाली शासक, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अब ये अष्टदिग्गज कौन थे, 8 मंत्री थे इसके, या 8 तेलुगु कवि थे, या 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे। तो याद रखना कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज थे वो थे 8 तेलुगु कवि। ये क्या करता था कि एक क्या नाम, जैसे मंडली टाइप की नहीं होती जिसमें कविताएं वगैरह चलती हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो उसी में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे। ठीक है, तो वही कहलाते थे अष्टदिग्गज। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या सागरी पवन। तो ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि मानसूनी पवन किसे कहेंगे हम। तो जो मौसमी पवनें होंगी वही कहलाती हैं आपकी मानसूनी पवन, जो मौसम दर मौसम बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे अधिक गैस की मात्रा, मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78%। ठीक है, 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन में ये चीज़ भी ध्यान रखना, हो सकता है ये लिखा हो कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है या सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया दूसरे पर और आपने क्या किया, नाइट्रोजन लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन। कितनी पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.03% कार्बन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66.5% से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटबंध है। तो देखिए वायुदाब की जितनी भी पेटियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें 66.5 डिग्री से पूछा गया है। ठीक है, परसेंट की जगह डिग्री होगा। तो 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाले ताप कटबंध है शीतोष्ण, शीत, उष्ण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मैंने कटबंध आपको पढ़ाए थे उसमें डिग्रियां याद करना। देखिए 23 डिग्री पे तो आपको याद हो जाएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा आती है। ठीक है, उसके ऊपर का याद कर लेना जहाँ पर आपको शीतोष्ण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शीतोष्ण। ठीक है, तो 66 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री से अगर ध्रुवों के मध्य में जो पाया जाता है वो कौन सा कटबंध है? तो शीतोष्ण ताप कटबंध है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सूचियां हैं 1, 2, 3 या 4। तो देखिए भारतीय संविधान को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है संविधान। उसके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ लेना क्योंकि वो आपका आगे भी काम आएगा जब आप टेट की तैयारी करेंगे या सुपर टेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, उससे पढ़ लेंगे ना तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में टोटल 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, कौन सी? एक राज्य सूची कहलाती है, एक केंद्र सूची कहलाती है और एक समवर्ती सूची कहलाती है। ठीक है, तो 3 सूचियाँ हैं। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य का होता है। ठीक है, कोई भी राज्य उन विषयों पर कानून बना सकता है। केंद्र में जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, वही उस पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर राज्य, ठीक है, राज्य जो होता है और जो केंद्र सरकार होती है दोनों ही कानून बना सकती है, जिसमें शिक्षा भी आ जाता है आपका। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए तो संविधान सभा की अगर प्रारूप समिति की बात करें तो इसे हम लोग ड्राफ्ट समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता बनाते हैं, शेयर बनाता है, स्टॉक एक्सचेंज बनाता है या बैंक बनाता है? तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो पूंजी का बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, वो कौन बनाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। ठीक है, 100 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का कैसा कार्य है? सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, आकस्मिक कार्य है? तो जो मूल मापक का जो कार्य होता है वो जो मुद्रा है, जो मनी है, ठीक है, उसका प्रमुख कार्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे सारे हमारे हो गए। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न है, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो देखिए सल्तनत काल की अगर अब बात हो रही है तो इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात हो रही है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत जो समय था उसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और इब्राहिम लोदी पर समाप्त होता है। तो ये जितना भी टाइम पीरियड था वो सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, जो दिल्ली पर अपना अधिकार करते थे। लेकिन इसके बाद क्या शुरू हुआ? जब इब्राहिम लोदी मारा गया पानीपत के युद्ध में, ठीक है, किसने मारा था? बाबर ने मारा था। उसके बाद मुगल काल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्तनत काल की बात हो रही है। तो सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, जिसे किसने मारा था?
तो बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में से हरा दिया था और इसकी मौत हुई थी उसमें, ठीक है, इब्राहिम लोदी की। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था, मतलब कौन सा धर्म इन्होंने अपना लिया था। पहले ये शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जब कलिंग का युद्ध हुआ, इनका धर्म परिवर्तन हो गया, तब ये शांति की तरफ भागे कि नहीं अब शांति होनी चाहिए बहुत, क्योंकि उस युद्ध में कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोग क्या था वो बंदी बना लिए गए थे। कब हुआ था वो युद्ध, कलिंग का युद्ध, वो भी चीज़ याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो अशोक का जो टाइम पीरियड था वो था 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक लगभग, ठीक है, इतना टाइम पीरियड था इनका। और 269 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। 269 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ। और 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। तो उसमें इतना खून खराबा हुआ था कि ये देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म को किया था। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता गुफाएं जो हैं आपने सुनी होंगी, काफ़ी फेमस हैं। तो अजंता एलोरा दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा, वो क्या करता है, जितनी भी धरोहर वगैरह होती हैं किसी भी देश की, वो अपने में इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो जो अजंता गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, एक जिला है औरंगाबाद, वहाँ पर ये स्थित है। और 1983 ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो एक ट्रिक भी बताई थी, गुड़ खा तसले में, ऐसे करके ट्रिक थी, जिसमें 5 राजवंश जो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने अधिकार किया था वो सारे आ जाते हैं। तो गुड़ से था आपका गुलाम वंश, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खा से था आपका खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। उसके बाद ता से था तसले में, ता से था आपका तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सा से था तसले में, सा से था आपका सैयद वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद ला से था तसले में, ला से था लोधी वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो इससे आप सारे जितने भी राजवंश दिल्ली सल्तनत में आए उनके नाम याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने शासन किया था, तो तुगलक वंश ने किया था, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। 1320 से 1414 ईस्वी तक किया था इसने, लगभग 100 साल होने ही जा रहे थे इसके, ठीक है, तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है। जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय 2 शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, तो पहला था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और दूसरा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये वही विश्वविद्यालय जहाँ पे हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में शिक्षा ग्रहण करने, ठीक है। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये 2 थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये भी था कि बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी, इसे पूरा तहस नहस कर दिया था, ठीक है। वो नहीं चाहता था यहाँ पे कोई पढ़े लिखे होशियार बने, ठीक है, तो उसने इसमें आग लगा दी, जला दिया। पुस्तकालय में बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो जल गई, कहा जाता है 6 महीने तक वो जलती रही थी, इतनी किताबें थी। अगर वो आज के टाइम में होती तो शायद हम लोग और आगे बढ़ चुके होते, बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें पता होती, प्लास्टिक सर्जरी से लेकर या कोई भी अन्य चीज़ें हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो इसमें जल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब आपने देखा होगा, तो उस ग्लोब को कुछ काल्पनिक रेखाएं काटती हैं, कुछ पूरब से पश्चिम की तरफ काटती हैं, ठीक है, और कुछ उत्तर से दक्षिण की तरफ काटती हैं, ठीक है। तो उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं काटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारे ग्लोब को काटती हैं, हमारी पृथ्वी को काटती हैं काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो याद रखना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी को काटती है। जो अक्षांश रेखा बीचों बीच से पृथ्वी को काटती है उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कह देते हैं या इक्वेटर लाइन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षय क्या है। तो अपक्षय अपरदन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अपक्षय क्या है, ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपक्षय कहलाता है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से अपक्षय होता है, जिसमें भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है और मानवीय जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है। चट्टानों का टूटने से मानवीय क्रियाओं में क्या है कि जो खेती वगैरह करता है इंसान, ठीक है, वहाँ पे भी वो चट्टानों को तोड़ता है। ठीक है। या हवा के कारण से चट्टानें टूट रही हैं, ठीक है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है, उससे चट्टानें टूट रही हैं, या कोई रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानें टूट रही हैं। ठीक है। तो चट्टानें को टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन क्या कहलाता है? कि जब ये टूटी चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, तो वो अपर्दन में अंतर क्या है, याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ठीक है। मौसम और जलवायु दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें अंतर क्या है? किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहा जाता है। मतलब किसी भी जगह पर, चाहे आप जहाँ पर रह रहे हैं ना, तो उस जगह भी अगर दिन प्रतिदिन में कोई भी चेंजमेंट हो रहा है आपके, ठीक है, आप देख रहे हैं कि सुबह थोड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन दोपहर में आए तो आपको गर्मी लगने लग गई, ठीक है, शाम को फिर सर्दी लगने लगी, तो ये मौसम है। ठीक है। क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन इसमें चेंजमेंट होता रहता है। ठीक है। मौसम में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। लेकिन यही चीज़ बहुत लंबे समय तक सेम बना रहे, जैसे क्या है, सर्दी चल रही है तो बहुत लंबे समय तक सर्दी बनी रहे, ठीक है, तब हम इसे जलवायु कह देंगे। जैसे क्या है कि हमारी जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, क्योंकि मानसून जब आता है तो थोड़ा सा चेंजमेंट होता है इसमें, बाकी सेम रहता है, तो यही जलवायु है भारत की। ठीक है। जब बहुत लंबे समय तक सेम रहता है तो उसे हम कह देते हैं जलवायु, लेकिन दिन प्रतिदिन जो चेंजमेंट होता रहता है उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में मौसम जो है वो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। ठीक है। जो मौसम होता है वो अल्पकालिक होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो चेंजमेंट होता है वायुमंडल में, ठीक है, तो वो मौसम कहलाता है। और जलवायु क्या है? तो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा में जो चेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायु दाब, आर्द्रता आदि पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व किस पे डिपेंड करेंगे? तापमान पे डिपेंड करेगा, वायु दाब पे करेगा और आर्द्रता पे करेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो देखिए, वायुमंडल के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी जितनी भी परतें थी, वायुमंडल को हमने कई परतों में डिवाइड कर लिया था। ठीक है। तो मुख्य रूप से 5 परतें थी, उनके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से? तो 12 किलोमीटर लगभग। ठीक है। 0 से 12 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। उसके बाद फिर आपका आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है। ऐसे करके 5 परतें थी इसकी। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, जिसमें सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कहीं आंधी आती है, तूफान आता है, बादल बनते हैं, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? तो क्षोभमंडल में होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? तो क्षोभमंडल में होती हैं। इसके ऊपर पाया जाता है आपका समताप मंडल, जहाँ पर जो तापमान है हमेशा सेम रहता है। ठीक है। उसमें चेंजमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और ये यहाँ पर क्या होता है, तो जितने भी वायुयान वगैरह होते हैं वो यहीं पर उड़ते हैं समताप मंडल में। और इसी और मध्य मंडल के बीच में क्या पाया जाता है? तो ओजोन परत पाई जाती है, ये चीज़ भी याद रखना। और आयन मंडल जो होता है, जितने भी रेडियो तरंगें होती हैं, सिग्नल वगैरह जो वापस आते हैं वो आयन मंडल से ही आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी सैटेलाइट वगैरह आते हैं वो आयन मंडल में ही हम लोग स्थित करते हैं। उसके बाद फिर बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है। तो इतना ही आपको याद करना है। और भी याद रखना कि इसे क्या कहते हैं? जो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसका जो समताप मंडल होता है इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये नाम इंग्लिश में भी याद करना, हो सकता है ऑप्शन में आपको इंग्लिश में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? ठीक है। तो महासागरीय गर्त का मतलब होता है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है। और महासागरीय लिखा तो मतलब समुद्र में सबसे गहरा गड्ढा जो है उसका नाम पूछा है आपका। तो विश्व के सबसे गहरे गर्त को हम लोग कहते हैं मेरियाना गर्त। याद रख लेना, इसमें नाम थोड़ा अलग लिखा है, तो मेरियाना गर्त करना। ठीक है। तो विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम क्या है? तो मेरियाना ट्रेंच, जिसे इंग्लिश में मेरियाना ट्रेंच कहते हैं या मेरियाना गर्त कहते हैं। मेरियाना गर्त विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर से मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है। ये चीज़ याद मत करना, बस इतना याद रखना विश्व का सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो मेरियाना गर्त है या मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी अगर गहराई देखें तो 11,033 मीटर लगभग है। ठीक है। इतनी ऊंचाई किसकी नहीं है? तो एवरेस्ट की भी इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी ये गहरी है। ठीक है। मेरियाना ट्रेंच कितनी है? तो 11,033 या 11,022, ठीक है, लगभग। ठीक है। इतने मीटर गहरी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। मूल अधिकार होते हैं उन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं, याद रखना। तो आपातकालीन लागू होने के आपात स्थिति जो होती है उसके लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। मतलब अगर आपातकालीन स्थिति लागू की जाती है, ठीक है, या ऐसी कोई कंडीशन बनती है जब हमें लागू करना पड़ता है आपातकालीन स्थिति को, तो ऐसी स्थिति में जितने भी मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है, चाहे धार्मिक अधिकार हो, चाहे बाल श्रम का अधिकार हो, बलाश्रम का अधिकार हो, जितने भी अधिकार हैं सारे निलंबित किए जा सकते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, अब अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि गिरफ्तारी के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है कि आपने एक गुनाह किया है तो आपको एक ही बार सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि एक गुनाह के लिए आपको बार बार सज़ा दी जाए। दूसरा क्या है कि आपने अगर कोई अपराध 2012 में किया था, ठीक है, आप जेल में हैं अभी, और 2018 में उसके लिए हमने क्या किया, सज़ा बढ़ा दी गई, पहले 5 साल की हुआ करती थी उस जुर्म के लिए, अब 10 साल की हो रही है, तो आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, उस समय 5 साल था इसलिए। तो कई चीज़ें हैं जो आपको अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 21 में क्या आ जाता है, तो जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, आपके सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे लेकिन जीवन जीने का अधिकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इसे भी हटा दिएगा तो आपको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 अनुच्छेद छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है। ठीक है, जैसे हम लोग रिट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज़ याद रखना कि संवैधानिक जब उपचार के अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। और 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है जब मैंने संविधान पढ़ा रहा था आपको। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण। ठीक है, ये 5 अधिकार हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही ना पूछे जाए इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इनको याद कर लेना कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिला है हम लोगों को, इसके अनुसार जो न्यायालय होता है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है या 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधादेश, फोर्थ आपका अधिकार प्रेक्षा, अधिकार है ये, ठीक है, अधिकार प्रेक्षा, फिर है आपका उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। देखिए, मुद्रास्फीति को आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पता होगा कि मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है कि कोई बिस्किट 2 रुपये का आता था, अब 4 रुपये का आने लगा। ठीक है, हर चीज़ों के दाम बढ़ जाएं, कोई भी चीज़ हो उसके अगर दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन की स्थिति है। दालों के रेट बढ़ जाएँ, खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ जाएँ, दूध का रेट बढ़ जाए, तो इन सभी चीज़ों के रेट अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, तो वो मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन की स्थिति बन रही है। अब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार बताएं इसमें, 2 या 3 प्रकार। तो होते तो कई प्रकार हैं लेकिन इसमें 2 प्रकार पूछें तो आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रास्फीति, रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति, या स्क्यूप्लेशन। ठीक है, ये सारे किसके मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के प्रकार हैं। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि कोई भी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं और जो व्यक्ति होता है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, जो खरीदने की शक्ति होती है, क्रय शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाती है। ठीक है, जब भी मुद्रास्फीति की सिचुएशन आती है। अब ये क्रय शक्ति क्या होता है, अब क्या है कि आप 2 रुपये वाला बिस्किट खरीदते थे, ठीक है, तो 2 रुपये का आपको 8 बिस्किट मानिए कि आपको मिलते हैं पार्ले जी के। अब क्या है कि चीज़ के दाम बढ़ गए, अब 4 रुपये की हो गई, अब 4 रुपये में आपको 8 बिस्किट मिल रहे हैं। तो क्या इन्फ्लेशन की तो स्थिति है ना कि आपको चीज़ सेम मिल रही है लेकिन आपके प्राइस बढ़ गए उस चीज़ के। ठीक है, दूसरा क्या है कि परचेजिंग पावर, अब क्या व्यक्ति उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अब 4 रुपये में 8 बिस्किट मिल रहे हैं, पहले कितने मिलते 4 रुपये में, तो 16 बिस्किट मिलते। ठीक है, तो अब उसकी क्या परचेजिंग पावर भी कम होगी कि अब उतने रुपये में वो कम चीज़ खरीद पा रहा है। ठीक है, ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति की या इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर ही पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पास हुआ था। और ये क्यों पास किया गया था, तो कंज्यूमर के लिए किया गया था। उपभोक्ता को हम कंज्यूमर कहते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये हमने अधिनियम पास किया था। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि कई चीज़ें थी तो जो कंज्यूमर होता था उसे ठग लिया जाता था। ठीक है, कि मान लिया कि उसे एक्सपायर चीज़ पकड़ा दी गई, उसे नुकसान हो गया, कोई मर गया उसके घर में, ठीक है, उन्हीं प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन उसे कोई भी चीज़ मतलब जो कंपनी थी पे नहीं करती थी,
कि उसकी दवा की वजह से कोई मर रहा है तो वो कुछ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। या मान लिया कोई गलत बुरी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बेच दिया गया उसे, ठीक है, घर जाते ही उसे ख़राब हो गया प्रोडक्ट तो उसे वापस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो कई चीज़ें थी, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अधिनियम पास किया गया था 1986 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता कि देखिए अर्थव्यवस्था को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक में हमने विकसित में बांटा है, विकासशील में बांटा है, तो कहीं पर हमने मिश्रित, ठीक है, और क्या नाम है, कैपिटल जो इकॉनमी होती है, कैपिटल इकॉनमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें बांटा है, ठीक है। कहीं पर विकसित और विकासशील में बांटा है। तो कई प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को बांट रखा है। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त करा लिया है और लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पर सब कुछ विकसित है, ठीक है। मतलब जो उच्च स्तर होता है विकास का, उसने उसे पा लिया है, ठीक है। और जो लोग हैं वो उच्च स्तर की तरीके से रह रहे हैं, मतलब हर घर में एक कार होगी, ठीक है, हर घर में एक जॉब होंगी लोगों की, लोग जॉब कर रहे होंगे, कोई बेरोजगार वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसी जो इकॉनमी होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, कि जहाँ पर जॉब पे जॉब निकल रही है, जैसे कि अमेरिका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी इतनी जॉब पहले ही से पैदा कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे वो खाली हाथ नहीं रहता, ठीक है, उसे जॉब मिल जाती है। तो ऐसी इकॉनमी विकसित इकॉनमी कहलाती है या डेवलप्ड इकॉनमी कहलाती है। और जो हमारे देश की है वो है विकासशील, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है लेकिन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है, ठीक है, विकसित की श्रेणी में नहीं आई, क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी जॉब्स जो है ना वो डेवलप नहीं कर पाती कि लोगों को मिल जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो हमारी जो देश है ना, हमारा देश है वो विकासशील की श्रेणी में है, ठीक है, विकसित की श्रेणी में नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है विकासशील अर्थव्यवस्था में और विकसित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। मैराथन की जगह महासंग्राम आपका चलाएंगे, ठीक है। जितनी भी होगा ना सिलेबस सारा कंप्लीट करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।